अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने आशना के साथ रंगे हाथों पकड़ी जाती है, लेकिन उसका इल्जाम अपनी भाभी पर लगा देती है। उसकी भाभी की जिंदगी तो तबाह हुई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये जानकर आप भी इबरत हासिल करेंगे। इस सबक आमूज कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। फुफ्फो मेरी ममानी भी थी, उनसे डबल रिश्ता था। मेरी उनके बच्चों से बहुत दोस्ती थी। जुनेद उनका मंझला बेटा उम्र में मुझसे 5 साल बड़ा था। जब बड़े बच्चे अपने साथ ना खिलाते, रोने लगती, तब वो खेल छोड़कर मेरे पास आ जाता और मेरी दिलजोई करता। मेरी उसके साथ खूब बनती थी। मैं जुनेद के साथ हर जगह तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती। वक्त गुजरता रहा, हम बाशऊर हो गए। आगे चलकर ये ज़हनी हम आहंगी मोहब्बत में तब्दील हो गई। हमारे घर करीब थे। वो जब आता सबसे पहले उसकी नज़रें मुझे तलाश करती। वालिदैन ने हमारी मोहब्बत को महसूस किया तो शादी के बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। फुफ्फो ने भी इस संजोग पर खुशी का इजहार किया और यूँ मेरी मंगनी जुनेद से हो गई। हम दोनों अपनी दिली ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुश थे। उन दिनों वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की तो उसकी मेहनत रंग लाई। आला पोजीशन में इम्तिहान पास करके सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। अब्बू ने तय किया था कि जब जुनेद ऑफिसर हो जाएगा तब मेरी रुखसती होगी। फुफ्फो कहती थी अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर देर क्यों। जितनी जल्द हो सके बच्चों के फराइज से सुबकदोश हो जाना चाहिए कि वक्त पलटते देर नहीं लगती। मगर अब्बू का ख्याल था कि कुछ मोहलत ले लें ताकि बेटी को अच्छा जहेज देकर इज्जत व आबरू से रुखसत कर सकें। वो एक हाई स्कूल में टीचर थे और सफ़ेद पोशी में गुजारा हो रहा था, जबकि फूफा का अपना कारोबार था, लिहाजा उनके पास दौलत की कमी ना थी। ताहम रिश्तों में दौलत ने कोई रखना ना डाला था। बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी जिस पर अम्मी अब्बू और फूफा फूफी को फख्र था। वक्त तेजी से गुजरता रहा। मेरी मंगनी को 2 साल हो चुके थे। बीए के बाद मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली ताकि वालिद का हाथ बटा सकूं। वक्तन फ़ौक्तन फुफ्फो तकाजा करती रहती थीं कि जल्द शादी की तारीख दे दो, मुझे सिर्फ बहू चाहिए, जहेज की ज़रूरत नहीं। मेरे वालिदैन के जहन में जाने क्या चीज़ बस रही थी कि आजकल पर शादी को टालते रहे। यहाँ तक कि 3 बरस गुजर गए और अच्छा ज़माना हाथ से निकल गया। फुफ्फो ने जो कहा था कि वक्त पलटते देर नहीं लगती, सही कहा था। अचानक ही वक्त ने पलटा खाया। एक शाम अम्मी और अब्बू फुफ्फो से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि जुनेद को प्रमोशन के बाद मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। अब जब वो वापस आएगा तब शादी होगी। ये सुनकर अम्मी अब्बू बुझ गए। वापस लौटे तो देर तक किसी से कलाम ना किया, जैसे सकते में हूं। उनके चेहरे उस रोज बहुत बेरौनक थे। मुझे पता चला तो बहुत दुखी हुई। जुनेद ने जाने से पहले मुझे फ़ोन तक ना किया था। वहां जाकर भी माजरत का खत ना लिखा। उसके जाने के बाद फुफ्फो का रवैया सर्द हो गया और उन्होंने हमसे रफ्ता रफ्ता दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी। जब फूफी ने रवैया बदला तो उनके घर के दूसरे अफराद ने भी हमसे किसी किस्म का ताल्लुक रखने की जरूरत महसूस ना की। अब्बू का माथा ठनक गया। वो जो सुबह शाम आया करते थे अब हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते, हमारे घर की तरफ आने का नाम ना लेते। मैं दिन गिनती रहती थी कि फुफ्फो को आए 50 दिन गुजर गए और अब 100 दिन बीत गए हैं। वो लोग जो हमारे बगैर एक दिन चैन से न रहते थे अब महीनों न मिलते थे। अम्मी अब्बू परेशान थे कि ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है। क्या ये रिश्ता बाकी नहीं रखना चाहते, मंगनी तोड़ना चाहते हैं। मंगनी तोड़ने का इशारा उनकी तरफ से अभी तक नहीं मिला था। ताहम जुनेद ने कभी किसी से राब्ता नहीं किया। अम्मी अब्बू और न मुझसे जैसे किसी और दुनिया में हो। मेरा दिल अफसुर्दा परेशान था। सो अंदेशे डराते थे। बैरूने मुल्क जाकर अपने भी अपनों को भूल जाते हैं। कहीं वहां जुनेद को कोई जीवन साथी तो नहीं मिल गया। सोच सोच कर मैं घुलने लगी। वालदा को अलग अनजानी फिक्र दीमक की तरह चाट रही थी। वालदा ने जमा पूंजी से मुकम्मल जहेज तैयार कर लिया था, किसी शय की कमी ना रहने दी थी।
यहाँ तक कि मेरी 4 साल की तनख्वाहें जोड़कर उन्होंने मेरे नाम से एक प्लाट भी खरीद लिया था। जुनेद को गए 2 साल बीत गए। तब एक रोज वालिद फुफ्फो के पास गए ताकि कुछ सुनगुन लें उनके क्या इरादे हैं। उन्होंने ये कहकर मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया कि नहीं मालूम हमारा बेटा कब आए और उसके क्या हालात हों। आपको हम मजीद पाबंद नहीं रखना चाहते। आप जहां चाहें बेटी का रिश्ता तय कर लें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। ये सुनकर अब्बू बेचारे सन्नाटे में आ गए। मुश्किल तो ये थी कि वो हालात भी ना बताए गए जिसकी वजह से ये रिश्ता तोड़ा। मैं घुट घुट कर रोती थी और छुप छुप कर आंसू पूंछती थी। किसी से सवाल न कर सकती थी कि आखिर क्या वजह बनी ऐसे प्यार भरे और गहरे ताल्लुक को तोड़ने की। खानदान में मंगनी तोड़ने का ऐलान भी फुफ्फो की तरफ से हुआ था। मैंने उसके बाद घर से निकलना बंद कर दिया। कहीं आती जाती न थी। खुद को किसी कैदी की तरह महसूर कर लिया था। मैं बचपन से जुनेद के ख्यालों के हिसार में थी। उसकी मोहब्बत की कैद भुगत रही थी। आज़ाद भी किया तो किसी मोड़ पर, जबकि खुगरे जिंदा हो चुकी थी। अब सोचूं कि जिंदा से निकलना मुश्किल था। उधर अब्बू को मेरी शादी की फिक्र खाई जाती थी कि मंगनी टूट जाने के बाद उनके ख्याल में लड़की के लिए रिश्ते के मौके आधे रह जाते हैं। रिश्ते तो आए लेकिन कोई इस लायक न था जिसे वो मंजूर करते। मंगनी टूटने का सुनकर अम्मी की एक कज़न भी आई। उनका बेटा मैट्रिक भी नहीं था, लेकिन उनका ख्याल था कि अपनों में ऐसी बातें रुकावटें नहीं बनती। वालदा काफ़ी परेशान थी। ये अम्मी की खालाजाद बहन रुबीना आंटी बला की चरब जबान थी। उन्होंने 8-10 फेरे लगाकर बिलाखिर मेरी सादा लौह वालदा को शीशे में उतार लिया। अम्मी उनको मेरा रिश्ता देने पर राजी हो गई। वालिद ने मना भी किया कि भाई लड़का मैट्रिक पास भी नहीं है, हमारी बच्ची के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की क्या जमानत है। ये बात जब आंटी रुबीना से पूछी गई तो वो बोली, हम लड़की के नाम मकान कर देंगे, कोई और क्या जमानत चाहिए। अगर मेरे बेटे के चाल चलन के बारे में कोई बात आप सुन लें तो मैं ज़रूर मुजरिम होंगी। वो नेक चलन और आला किरदार है और किसी रिश्ते को कबूल करने के लिए यही सबसे बड़ी बात समझी जाती है। वालदा ने मेरे अब्बू को बिलाखिर मना लिया, ये कहकर कि तुमने अपनी बहन की वफा को परख लिया, अब हमें चाहिए कि मेरी बहन की वफा को भी परख लो। मैंने सुना कि मेरा रिश्ता एक अनपढ़ से जोड़ रहे हैं तो दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन फिर बहुत पढ़े लिखे की बेवफाई याद आ गई। क्या मालूम इसमें मेरी भलाई हो। मुस्तकबिल की तो आलमुल गैब ही जानता है। वालदैन जो करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। ये सोचकर सर को झुका लिया। सभी कह रहे थे कि लड़का मैट्रिक फेल है तो क्या हुआ, कमाऊ है और घर में किसी शय की कमी भी नहीं है, जाती मकान है, और क्या चाहिए। उसका नाम महमूद था। मैं जिसकी होने जा रही थी वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर महमूद के घर आ गई। ये रिश्ता इन शराइत पर तय पाया था कि सोबिया के नाम मकान और जेवरात होंगे। अलहदगी की सूरत में लड़की को 5 लाख रुपए अदा किया जाएगा। उस दौर में 5 लाख की बड़ी अहमियत थी। शादी के बाद मेरा दिल उन लोगों में ना लगा, मगर लगाना पड़ा। वालदा ने समझाया कि बेटी, हर घर का अपना एक तर्ज जिंदगी होता है। अगर उसमें कुछ कमी महसूस हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुराल के रहन सहन को तब्दील करने की कोशिश करे और अपने अंदर सुधार लाए। लेकिन ये सब दानाई और मोहब्बत से होना चाहिए। तुम मिसाली बहू बनोगी तो वो लोग भी अज खुद अपनी इस्लाह कर लेंगे। रहन सहन का फर्क तो था, लेकिन समझौता किया जा सकता था, क्योंकि फिलहाल उन्होंने कोई जहनी तकलीफ ना दी थी। एक ननद थी बिन ब्याही, उसका रवैया लाताल्लुकी वाला था। वो घर के अंदर अजीब तरह से रहती थी। वो जरा सी आहट पर चौंक उठती, दरवाजे पर हल्का सा खटका होता तो भाग कर जाती, ये देखने के कौन आया है। मैं उसको इस कदर बेचैन देखती तो परेशान हो जाती कि ये ऐसी क्यों है। सोचा कि शायद कोई नफ्सियाती मसला हो, मुझे क्या, पंजों पर भागे या चौंकती फिरे, मैं क्यों अपना सुकून बर्बाद करूं। दिन भर ससुर और शौहर दुकान पर होते और हमारी सास दोपहर का खाना खाकर सो जाती थी। घर में सन्नाटा होता। लुबना मुझसे बात न करती और मैं बोर होती। उसके कान तो हवा की आहटों पर होते थे, तवज्जो किसी को क्या देती। मैं भी दोपहर को खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटती और दरवाजा बंद कर लेती। सोने की आदत मैके में न थी, रफ्ता रफ्ता आदत पड़ गई। अब लेटते ही नींद की आगोश में चली जाती।
शाम को 5 बजे दूध वाला आता था। हमारी सास चाय बनवाती, तब मैं उठकर किचन में चली जाती। कभी ननद के कमरे में ना झांका कि जागती है या सोई है। वो अज खुद बाहर ना आती जब तक माँ उसको आवाजें ना देती। मेरी शादी को साल गुजर चुका था। अभी तक लुबना ने मुझसे दोस्ती की और न बेतकल्लुफ हुई। हम सरसरी बात करते और वो घर में इधर उधर हो जाती। मैं इस मामूल की आदी हो गई थी और उसके लाताल्लुक रहने का नोटिस न लेती थी। ये जून की एक गर्म दोपहर का वाकया है। सोते सोते मुझे गर्मी महसूस हुई तो उठ गई। प्यास लगी थी। बाहर आकर बरामदे में फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालने लगी। मेरी पुश्त थी। मुझे महसूस हुआ कि लुबना के कमरे से कोई निकल कर गया है। वो साया नहीं था। ये दिन का वक्त था। चमकती धूप का पहर, मर्दाना लिबास की एक झलक देखकर यकीन हो गया कि वो कोई औरत ना थी। लड़का या मर्द था, मगर कौन? यह जानने के लिए लुबना के कमरे की तरफ गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने हल्का सा धक्का दिया। जब दरवाजा ना खुला तो लौटकर अपने कमरे में आई। सोचती रही, इस भरी दोपहर में कौन आया था? सास तो अपने कमरे में सो रही थी। क्या वो लुबना से मिलने आया था? कुछ दिन जहन उलझा रहा। ननद से ना पूछा, कहीं गले ना पड़ जाए। सोचा बताना होगा तो खुद बता देगी। होगा उनका कोई करीबी रिश्तेदार जिसे घर के अंदर बुला लिया था। फिर ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बात को हफ्ता गुजरा था कि दोपहर को दरवाजे पर खटका हुआ। जाग रही थी, लिहाजा उठकर बैठ गई। तजस्सुस हुआ, देखूं कौन आया है। मेरी ननद इतनी फुर्तीली थी कि मुझे भी उसने दरवाजे तक जाने का मौका ना दिया। सास तो वैसे ही ना जाती थी। वो हवा के झोंके की मानिंद तेजी से हर दस्तक पर दरवाजे तक जा पहुंचती। कुछ देर इंतजार किया कि पूछेगी कौन है, लेकिन उसने ना पूछा कौन है। कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही। फिर प्यास महसूस हुई, नींद आ नहीं रही थी। फ्रिज से पानी लिया। ये फ्रिज लुबना के कमरे के करीब ही रखा था। मैंने यूं ही उसके कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया। वो अंदर से लॉक था। मैं अपने कमरे में लौट आई, ये सोचकर कि सोना चाह रही होगी, डिस्टर्ब ना करूं। पहले ही वो दरवाजे पर खटका होने से डिस्टर्ब हुई थी। न जाने कौन था उस भरी दोपहर में। एक रोज बाद दोपहर को मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की को मैंने थोड़ा सा खुला रखा था। पर्दा जरा सा हटाकर झांकने लगी। तभी दरवाजे पर हल्के से दस्तक सुनाई दी। पलक झपकते में लुबना बाहर आ गई। मैं भी अपने कमरे से जानबूझकर निकल आई ताकि मालूम करूं कौन है। लुबना ने महसूस कर लिया कि मैं उसके पीछे आ चुकी हूं, तो उसने कहा, चलो भागो, यहां कोई गेंद नहीं आई है। उसने ये जाहिर किया कि कोई बच्चा था जो अपनी गेंद के बारे में पूछने आ गया था कि वो आपके सेहन में तो नहीं गिरी। ये उसने बात बनाई थी, जबकि मैंने एक मर्द को खड़े देख लिया था जब वो कोई गेंद नहीं आई कहकर दरवाजे को बंद कर रही थी। ये मामला कुछ और था। वो मुड़ी तो मुझे करीब पाया। बोली, आप यहां क्या करने आई थी? लगता है कि ये आपका कोई मिलने वाला है जो गेंद का बहाना करके हमारे दरवाजे पर इस वक्त रोज आ जाता है। आपने इससे मिलना है तो घर के बाहर जाकर मिलिए, यहां क्यों बुला लेती हैं? लुबना की दीदा दलेरी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो लुबना? ठीक कह रही हूं, ये उसी वक्त रोज आ जाता है। गेंद का तो बहाना है, इसे मैं अच्छी तरह समझ गई हूं। लुबना, ये कोई लड़का तो नहीं था। मैं देख चुकी हूं। ये 30 बरस का पूरा मर्द दिखाई दे रहा था। पूरा मर्द था कि आधा, मुझे क्या मालूम। तुम जानो मेरी बला से, तुम ही को मालूम होगा भाभी इस बारे में। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाजा लॉक कर लिया। मैं उसकी फुर्ती पर हैरान रह गई। लड़कियों के चलतर मशहूर हैं, आज आंखों से देख रही थी। सोचा महमूद को आने दो, सारी बात गोश गुजार कर दूंगी ताकि कल कला मुझ पर कोई बात ना आए। शाम को महमूद आ गए। मैंने सारा किस्सा उनको साफ साफ कह सुनाया। सुनकर खामोश हो गए। बस इतना कहा कि लुबना से पूछूंगा। अगले दिन जुमा था। उनका फोन आया कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाती तो अच्छा था। उसके बच्चों के पास रुक जाना। तुम्हारी भाभी भी अस्पताल जाना चाहती हैं, हम सफदर को अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने शौहर से बात की। वो बोले, ठीक है, मेरी भी आज छुट्टी है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें ले चलता हूं। मैं नहाने वॉशरूम में चली गई। तभी लुबना को मौका मिला। जाने क्या दास्तान उसने महमूद के गोश गुजार की कि जब मैं तैयार होकर चलने को हुई तो महसूस हुआ जैसे उनका मूड सही नहीं रहा।
चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? अगर आपका मूड मुझे मैके ले जाने का नहीं है तो नहीं जाते, मैं अम्मी जान से माजरत कर लेती हूँ। कहा, तैयार हो चुकी हो, चलते हैं। मामला ये हुआ कि जो ही मैं नहाने गई, महमूद ने बहन से पूछा कि दरवाजे पर कौन आया था। मुझे पता नहीं, दहलीज पर खड़ा भाभी से बातें कर रहा था। मैं अचानक पहुंची तो भाभी ने मुझे देखते ही कहा, फिर आना, और झटपट दरवाजा बंद कर दिया। उनसे पूछ लीजिए कौन आया था। यह ऐसा खतरनाक इल्जाम था जो लुबना ने अपनी चालाकी से मेरे जीवन साथी के दिल में डाला था। कुछ ऐसे अंदाज में बयान दिया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि मेरी बहन सच कह रही है। ये माजी का कोई किस्सा है जो मेरी बीवी साथ ले आई है। उनकी मां ने भी ये बात सुनी थी। उसने कानों को हाथ लगाकर कहा था कि या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह बचा ले बुरी औरत के फरेब से। मैं सास के मुंह से ये जुमला सुनकर ठिठक गई, मगर महमूद ने मुझको गौर करने का मौका ना दिया। बोले, चलो देर हो रही है। मर्द को बदगुमान होते देर नहीं लगती, खास तौर पर अगर वो तालीम याफ्ता ना हो। मैके लाकर मुझे कहा कि तुम्हारे बाप ने इसीलिए हमसे मुस्तकबिल की जमानत मांगी थी और तुम्हारे नाम मकान लिखवाया था कि उनको यकीन था कि तुम्हारे दागदार माजी के सबब एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा शौहर तुमसे जवाब तलब करेगा। आज तो मैं इन लोगों से बात नहीं कर सका कि परेशानी में अस्पताल गए हैं। चंद दिन बाद आकर पूछूंगा सारा मामला, फिर फैसला करूंगा। ये कहकर वो चले गए और मुझे अंदेशों और वसवसों के कांटों भरी वादी में धकेल गए। एक हफ्ता गुजरा, बता नहीं सकती। फोन किया तो उन्होंने फोन ना उठाया। दुकान पर बार बार फोन भी ना कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि जब इंतहाई इमरजेंसी हो तभी फोन करना। इंतहाई इमरजेंसी तो थी, लेकिन भाई बीमार था। उसको दिल का दौरा पड़ा था। बरवक्त तिब्बी इमदाद की वजह से अल्लाह ने जिंदगी बचा ली थी। अब्बू और मेरे तमाम घर वाले परेशानी में थे। ऐसे में मैं अपने इस मसले को कैसे उन पर खोल सकती थी। भाई हफ्ते बाद अस्पताल से घर आ गए। अब्बू ने पूछा, तुम्हारा खाविंद नहीं आया? मैंने बात रखने को कहा, सास की तबीयत खराब है, वो इसी परेशानी में नहीं आ सके, आजकल में आ जाएंगे। अब्बू को महसूस हुआ कि दामाद को इयादत के लिए अस्पताल आना चाहिए था। खैर, ये जाना कि उनकी माँ शायद ज्यादा बीमार पड़ गई हैं। मुझे नसीहत की कि बेटी, अपने घर और खाविंद का मसला अव्वल होता है। महमूद लेने आए तो चली जाना। तुम्हारा भाई अल्लाह की मेहरबानी से अब ठीक है। एक हफ्ता और गुजर गया। वालिद ने मेरी सास की खैरियत दरियाफ्त करने को फोन किया। ससुर ने उठाया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है उनको? अब्बू चुप हो गए। कहा कि सफदर बीमार रहा है, अस्पताल में था। आप लोगों को शायद किसी ने बताया नहीं। जवाब मिला, हाँ, महमूद ने जिक्र नहीं किया। मैं आज शाम उसको भेज दूंगा आपकी तरफ। हाँ, आपके बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। हफ्ता और गुजर गया। अब्बू को परेशानी लाहक हुई। मैं थी कि मुरझाई हुई कली की मानिंद जर्द और खस्ता हाल हो चुकी थी। वो जहां दीदा थे, समझ गए कि दाल में कुछ काला है। मुझसे दरियाफ्त किया, बेटी सच बताओ क्या मामला है? जो अहवाल था बताना पड़ा, और चारा क्या था? वो लाइल्म कब तक रहते? बिलाखिर तो बताना था, क्योंकि अब मामला संगीन हो चुका था। उधर शक्को शुबा में मुब्तला मेरे जीवन साथी ने रोज़ो शब कांटों के बिस्तर पर काटे होंगे। माँ और बहन ने खूब भड़काया होगा। लुबना दिल से चाहती थी कि भाभी को तलाक हो जाए और इसकी निगरानी करने वाली घर से चली जाए। बिलाखिर अब्बू उनकी दुकान पर पहुंचे। पहले दामाद से बात की। उन्होंने कहा, इस वक्त गाहकों का रश है, बात ना हो सकेगी, आप घर जाइए, मैं शाम को आ जाऊंगा। मगरिब के बाद वो आए और अब्बू से कहा कि आप फैसला कर लें, तुम अपने वालिद को भेजो, उनसे बात होगी। तुमसे क्या बात करूं? तुम तो बदगुमानी के हाथों जो फैसला करोगे गलत करोगे। इस बात का भी महमूद ने बुरा माना और तेवरी पर बल डालकर चले गए। 2 दिन बाद फोन किया कि सोबिया को लेने आ रहा हूं, अगर मेरे साथ भेजना है तो भेज दें, मेरे वालिद नहीं आएंगे। अब्बू सोच में पड़ गए। आप क्या सोच रही हैं? वो मेरा घर है, महमूद लेने आए तो मत रोकिएगा। बेटी, रोकूंगा नहीं, लेकिन 2 बातें तो करनी हैं। कल को कोई और तोहमत धरकर ये तुमको निकालेंगे तो ज्यादा बुरा होगा। महमूद आ गए। अब्बू ने बात की। उसने कहा, तुम्हारी बेटी के ऐसे मामलात माजी में रहे होंगे कि दरवाजे तक कोई आ गया। आइंदा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त ना कर सकूंगा।
और मेरे हाथों किसी का खून हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मेरे जीवन साथी ने यह भी ना सोचा कि बहन की बात का यकीन कर रहा हूं, लेकिन यही बात मेरी बीवी भी तो बता चुकी है, इसकी बात पर गौर कर लूं। वो अड़ गया कि मेरे साथ भेज दो, फिर जो फैसला होगा कर लेंगे। और अब्बू इसरार करने लगे कि अपने वालिद को भेजो, रिश्ता वो लाए थे तो फैसला उनकी मौजूदगी में होगा। पहले हम कुछ मामला तय करेंगे, इस तरह ना भेजूंगा। इतनी बड़ी बात कर दी है, घर ले जाकर ना जाने क्या सलूक मेरी बच्ची के साथ आप लोग करेंगे। अब्बू अपनी जगह सही सोच रहे थे। जो तोहमत वो लगा रहे थे मामूली ना थी। इस तोहमत के लिए वजाहत और सुसर साहब से बातचीत लाजिम थी। वालिद ने जाने ना दिया और महमूद मुझे लिए बगैर लौट गए। चंद दिन खामोशी रही। शायद दोनों तरफ इंतजार था कि कोई पहल करे, लेकिन इस खामोशी में मेरा दम घुटा जाता था। घर जाती थी तो मालूम न था शौहर क्या हशर करे, नहीं जाती थी तो भी मरती थी। इसी उधेड़ बुन में मेरी जान आधी रह गई। फिर वो हो गया जिसकी तवक्को न थी। महमूद ने मुझे एक भूली बिसरी शय समझ लिया, तलाक दी और ना लेने आए। यहां तक के 2 साल बीत गए। उन्होंने दोबारा घर बसा लिया। एक रोज अचानक अब्बू की तबीयत खराब हो गई और वो जहाने फानी से चले गए। मैंने ससुराल इत्तला भिजवाई, कोई ना आया। ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी कुछ देर को रंजिश भुला देते हैं, मगर ये बहुत सख्त दिल निकले। वालिद की वफात के बाद भाई और भाभी ने राब्ता किया। पता चला कि महमूद ने दूसरी शादी कर ली है। अगर बसाना नहीं तो तलाक दे दें, ताकि हम अपनी बहन की आइंदा जिंदगी के बारे में सोचें। जो मकान और जेवरात लिखवाए थे वापस कर दो और तलाक ले लो, वरना उम्र भर इंतजार करो। 40 बरस बीत गए मुझको इंतजार करते, वो ना आए और ना तलाक दी। आज भी उनका इंतजार है। लुबना की शादी हो गई। जब वो अपने ससुराल गई तो वो लड़का उसे वहां भी मिलने पहुंचा। यही कहानी चलती रही। आखिर एक दिन रंगे हाथों पकड़ी गई तो शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिर दूसरी शादी हुई तो वहां भी वो अपने आशना के साथ पकड़ी गई। उस शौहर ने भी तलाक दे दी। अब महमूद को समझ आ चुका था कि सच क्या था। उसे अपने किए पे पछतावा जरूर था, लेकिन अना में आकर वो ना आया। अब पता चला कि महमूद अलग घर में रह रहा है और लुबना अपने माँ बाप के घर में अकेली है। माँ बाप ना रहे और ना अब उससे कोई शादी करता है, बीमार रहती है। डॉक्टर कहते हैं एड्स हो गई है। अल्लाह ने लुबना को इस दुनिया में ही सबक सिखा दिया, बाद में क्या हो रब जाने। खुदारा किसी पाक दामन पर ऐसे झूठे इल्जाम ना लगाना, वरना इस दुनिया में भुगतोगे। और मैं लड़कों को भी यही पैगाम दूंगी, खुदारा अपनी बीवी पर भरोसा करें। अगर अपनी आंखों से गलत करता देखो तो तलाक दे दो, बस। दोस्तों, इस कहानी में यकीनन गलती तो लुबना की थी, लेकिन वहीं उसके भाई महमूद ने भी गलत किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।